अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग एरेज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके हवाले से हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में ज़िक्र किया था कि मैटलैब का बुनियादी या बेसिक एलिमेंट एरे होता है। तो एरे को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एरे एक कलेक्शन होता है जो कि सिमिलर डाटा टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, ये करैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। मैटलैब में इंफॉर्मेशन या डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल एलिमेंट एरे है। तो मैटलैब में एक एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक सिंगल रो में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को अलग करने के लिए या तो स्पेस का इस्तेमाल करते हैं या हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एरे एक मैथमेटिकल सीक्वेंस यानी कि कोई एक ख़ास पैटर्न फॉलो भी कर सकता है और ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं भी कर सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैटलैब में एरेज़ के ऊपर हम मुख्तलिफ कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मैटलैब में एरेज़ को क्रिएट कर सकते हैं और इनको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैटलैब हमें एरेज़ के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने की सहूलत भी देता है, यानी कि हम इसके ऊपर एरे बाय एरे अरिथमेटिक ऑपरेशन या एलिमेंट बाय एलिमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैटलैब हमें एरेज मैनिपुलेशन यानी कि सॉर्टिंग जो कि डिसेंडिंग या असेंडिंग की सूरत में हो सकता है उसकी सहूलत भी देता है। इसके अलावा हम लोग एरेज के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सा नंबर किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है या किसी खास नंबर को एक्सेस हम लोग कर सकते हैं उसके इंडेक्स के हवाले से। एरेज को जान लेने के बाद अब हम लोग आते हैं मैटलैब की कमांड विंडो में और यहाँ पर आकर हम एक बेसिक एरे डिफ़ाइन करते हैं। एरेज को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके दरमियान में जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की, या तो हम लोग जो डिफरेंट नंबर्स लिखेंगे उनको हम स्पेस के ज़रिए अलग करेंगे या कॉमा के ज़रिए उनको अलग करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक एरे डिफ़ाइन करता हूँ 2, 3, -4। ये एक एरे है। इस एरे को मैंने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया, इसलिए ये दोबारा से एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ANS में जाकर सेव होगा और इस चीज़ को आप लोग वर्क स्पेस में देख सकते हैं। जब हम इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये 2, 3 और -4 विदाउट ब्रैकेट्स आएगा और यही एक एरे है। अब अगर किसी एरे को हम लोग किसी एक ख़ास वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए अमूमन कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं a इक्वल्स ब्रैकेट्स और उसके बाद मैं एक एरे लिखता हूँ जो कि है 3, 8 एंड लेट्स से -9। अब ये एक कंप्लीट एरे है। अगर तो मैं इसका डिस्प्ले चाहता हूँ कि मुझे कमांड विंडो पर नज़र आए तो मैं इसके आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये एरे वर्क स्पेस में तो सेव हो जाए लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट शो ना हो तो मैं इसके आगे सेमीकोलन का इस्तेमाल करूँगा। तो a इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 3, 8, -9 एंड देन सेमीकोलन, और जब मैं इसको एंटर हिट करूँगा तो अब यहाँ पर डिस्प्ले शो नहीं होगा। जब कोई आप एक ऐसा एरे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं जो कि एक ख़ास सीक्वेंस से है, यानी आपको उसकी बिगनिंग वैल्यू उसकी एंडिंग वैल्यू पता है और आपको ये भी मालूम है कि आप उसके दरमियान में कितने नंबर का डिफरेंस रखना चाहते हैं, तो आप एक एरे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका एक पैटर्न है जो कि है b इक्वल्स, मिसाल के तौर पर मेरी बिगनिंग वैल्यू 1 है तो मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद मैं कॉलन का इस्तेमाल करूँगा। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो ये 1 से 3 तक 1 के डिफरेंस से एक एरे बनाएगा और इसका रिज़ल्ट आएगा 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर मैं कॉलन का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर डिफरेंस रख देता हूँ 2, तो इसके बाद अब मैं इस्तेमाल करता हूँ 6।
तो 1 कॉलन 2 कॉलन 6। अब इसका मतलब ये है कि 1 से 6, 1 से लेकर 6 तक एरे बनाओ जिसमें आने वाले नंबर्स में 2 का डिफरेंस होगा। तो जब मैं इसे एंटर करता हूँ विदाउट सेमीकोलन, तो मेरा मकसद है मैं इसको कमांड विंडो में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 1, 3 एंड 5। अब आखिरी एलिमेंट 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 के बाद अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो 7 बन जाता है, जो कि हमारे एंडिंग वैल्यू या हमारा आखिरी एलिमेंट उससे बड़ा है। तो इस एरे में 3 नंबर्स आ गए, 1, 3 एंड 5। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने अपने वर्कस्पेस में देखा कि मैटलैब हमारे एरेज को 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स के तौर पर ले रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम इसका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो अब मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो कि मेरी वर्क स्पेस में अभी तक सेव है उसका ट्रांसपोज लेने के लिए तो मैं इसके ऊपर डैश यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एस के लिए सिंबल यूज़ होता है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये इसको एज ए ट्रांसपोज ट्रीट करेगा और जब मैं इसको हिट करूँगा तो ये 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब चूंकि मैंने इसे अपने किसी और वेरिएबल में सेव करना है तो मैं इसे लेट से सी में सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास अब रिज़ल्ट आ जाएगा C इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो मैं इसको एंटर हिट करता हूँ तो मेरे पास ये अब एक मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है 3 क्रॉस 1 में। एरेज को डिफाइन करते हुए अभी तक हम लोगों ने एरेज को क्रिएट किया जस्ट एक रो मैट्रिक्स के तौर पर, लेकिन अगर हमें किसी तौर पर एक कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक वेरिएबल चूज़ करते हैं d और मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा और इसके बाद मैं लिखता हूँ 4 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 7। सेमीकोलन बेसिकली न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं सेमीकोलन का इस्तेमाल करूंगा मतलब वो उसे नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अब बनने वाला एरे हमारे पास 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। तो मैं एंटर हिट करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 4 6 एंड 7, हर नंबर एक नई लाइन में। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब एरेज चूँकि मैट्रिक्स हैं तो हम इनके किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं b का सेकंड एलिमेंट एक्सेस करूं, तो मैं b और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं 2 लिख देता हूं तो 2 बेसिकली इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी b के एरे में पड़ा हुआ सेकंड एलिमेंट मुझे शो कर दे। तो b राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जब 2 लिखा तो हमारे पास जो वैल्यू शो होगी वो वैल्यू होगी 3। तो आंसर इज 3। अब बात करते हैं कि जब दो एरेज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी कि उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन किया जाए तो वो कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको e एक वेरिएबल है उसमें सेव कर देता हूँ तो हमारे पास आएगा a प्लस b। ये दो एरेज जो मैं पहले से डिफाइन कर चुका हूँ मैं उन दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ जो कि आंसर e में सेव होगा, यानी कि 3 प्लस 1 3 प्लस 8 एंड -9 प्लस 5। तो आंसर इज 4 11 एंड -4। अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अगले 2 ऑपरेटर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेना ज़रूरी है और इस चीज़ को मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं f वेरिएबल में a और b को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैट्रिसेस के रूल को जहन में रखा जाए तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी होता है, जबकि हमारे पास a और b सेम डायमेंशन के मैट्रिसेस हैं। इस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न
नंबर्स के तौर पर जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में करते हैं पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स डिवीजन यानी कि इन्वर्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैटलैब में हम लोग अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन या एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन करना चाहें या एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर लेना चाहें तो ये पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग दोबारा से अपनी अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं और f इज़ इक्वल टू ए इंटू बी हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे ही ये हमारे पास आ गया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन साइन से पहले डॉट या फुल स्टॉप का इस्तेमाल करता हूँ। तो इससे मुराद ये है कि अब a और b के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे बारी बारी एक दूसरे के साथ, यानी कि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -9 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। सो आंसर इज 3, 24 एंड -45। यही काम हमारे पास डिवीजन और पावर या एक्सपोनेंट लेने के लिए भी हो सकता है। एरेज में हम लोग मुख्तलिफ तरह के और ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। इसी तरह से हम किसी भी एरे में आने वाले मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास f एक एरे जो कि 3, 24 और -45 है, अगर मैं इसमें मिनिमम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैटलैब मुझे एक बिल्ट इन कमांड प्रोवाइड करता है जो कि मिन के नाम से MIN के नाम से मौजूद है। इसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा और उसके दरमियान में अपना एरे f लिखूँगा। तो जब मैंने इसको एंटर को हिट करना है तो इसमें मिनिमम एलिमेंट -45 था जो कि उसने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर आने वाला मैक्स एलिमेंट यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट ट्रेस आउट करना है तो मैं मैक्स कमांड जो कि मैटलैब की बिल्ट इन कमांड है उसका इस्तेमाल करूँगा। मैक्स राउंड ब्रैकेट और दरमियान में f वेक्टर f एरे, तो मैं यहाँ पर उसका मैक्सिमम एलिमेंट भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब मैं एंटर को हिट करूँगा तो 24 यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट था जो कि मुझे हासिल हो गया। अभी तक मैं आप लोगों को एरेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब बात करते हैं कमांड विंडो के ऊपर। जब बहुत सारी कमांड्स आ जाएं और आप कमांड विंडो को क्लियर करना चाहें या वर्कस्पेस में आने वाले तमाम वेरिएबल्स को ख़त्म करना चाहें तो आप उनको बारी बारी या एक साथ में ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेरिएबल a को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा क्लियर और उसके बाद स्पेस और कैपिटल A जो कि वेरिएबल नेम है। तो जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा वर्क स्पेस में से वेरिएबल A ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल जितने वर्क स्पेस में वेरिएबल्स आ रहे हैं मैं सबको ख़त्म करूँ, तो मैं उसके लिए क्लियर ऑल इस्तेमाल करूँगा, यानी कि ऑल से मुराद तमाम वेरिएबल्स जो कि वर्क स्पेस में मौजूद हैं। इससे वर्क स्पेस में बिल्कुल खाली हो जाएगा और मेरे पास वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं बचेगा। तो जैसे ही मैंने हिट किया आप लोग देख रहे हैं कि वर्क स्पेस बिल्कुल खाली हो गया। अब हम आते हैं कि कमांड विंडो को बिल्कुल खाली कैसे करना है। तो उसके लिए क्लियर द स्क्रीन या CLC का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी कमांड विंडो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। सो CLC को मैं एंटर करने के बाद हिट करता हूँ एंटर, तो मेरे पास तो कमांड विंडो बिल्कुल साफ़ हो गई। जैसे कि हम लोगों ने भी पहले बात की थी कि एरेज नंबर्स भी हो सकते हैं, करैक्टर्स भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं एक करैक्टर एरे एंटर करता हूं तो उसके लिए मैं g एक वेरिएबल लेता हूं, उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूं और उसके दरमियान में अब मैं सिंगल कोट का इस्तेमाल करूंगा और उसके दरमियान में मैं कोई एक स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर A, और उसके बाद मैं सेमीकोलन का इस्तेमाल करता हूँ और इसके साथ मैं दोबारा से कोट्स लिखकर B यूज़ करता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये एक करैक्टर एरे आ जाएगा।
इसके लिए अगर आप लोग वर्क स्पेस में देखें तो जी के पीछे आपको CH नज़र आएगा, यानी कि अब ये एक करैक्टर एरे है और ये आपको कमांड विंडो के ऊपर भी नज़र आ रहा है। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग एरे डिफाइन करते हैं जो कि h वेरिएबल, और इसके बाद मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ दिस कॉमा इज़ कॉमा मैट लैब। तो अब मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया जो कि दिस इज़ मैटलैब के नाम से मौजूद है।